बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, जंगबंदी के बावजूद भी भारत की तरफ से शर अंगेजियों का सिलसिला जारी है। कभी ये मामला सिर्फ बयानात की हद तक होता है, लेकिन अगर अमलन देखें तो ये सिलसिला इस तरह से है कि मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो भी करवाए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले अगर आप देखें तो खुजदार में स्कूल बस पे जिस तरह से हमला किया गया, जिसमें 6 मासूम बच्चे शहीद हो गए और 30 से ज़ायद अभी तक ज़ख्मी हैं, अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। यही नहीं, आज इस हवाले से DGISPR के साथ जो सेक्रेटरी दाखिला हैं आगा खुरम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आवाम के सामने वो सबूत पेश किए, पूरी दुनिया के सामने वो सबूत पेश किए कि किस तरह से इंडिया मुसलसल पिछले 20 साल से जो स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में करवा रहा है। ये सारे सबूत पेश करने के बाद हर जहन में ये सवाल आता है कि दुनिया अब भी क्या इस दहशतगर्दी के हवाले से खामोश रहेगी या इंडिया को इन चीज़ों से रोकने के लिए अमलन भी कोई इकदाम उठाया जाएगा। आज प्रोग्राम में इस पे भी डिस्कस करेंगे और फिर इस बात पे भी ज़रूर डिस्कशन करेंगे कि क्या पाकिस्तान के साथ जो मुमकिन मुज़ाकरात हैं उसमें मोदी एक साफ दिल के साथ बैठ के दरीना मसाइल बशमूल कश्मीर जो है उसको हल करने के लिए वाकई ही कोई कोशिश करेंगे या फिर एक बार वो अपनी उसी हट दर्मी का मुजाहरा करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज इस वक्त साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर जनाब कैसर अहमद शेख साहब। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आपने टाइम दिया। कैसर अहमद शेख साहब, ये फरमाइएगा कि आज तो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो भारत की 20 साल स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है उसके सारे सबूत भी पूरी दुनिया के सामने रख दिए हैं। तो आप क्या समझते हैं, हालांकि पाकिस्तान कई दफ़ा पहले भी इस तरह के मुख्तलिफ सबूत पेश कर चुका है, क्या अब भी दुनिया माजी की तरह खामोश ही रहेगी या वाकई ही भारत को इन चीज़ों से रोकने के लिए कोई इकदाम किए जाएंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, इसने इस सारे खित्ते की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है उसको उजागर कर दी है। पहले तो दुनिया, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा था इंडिया का, और उनके वो समझते थे कि वो कहा जाता था जी कि इंडिया पे दहशतगर्दी हो रही है। अब जो ये झूठा उन्होंने बहाना बनाया पाकिस्तान पे हमला करने का, और हमने तो कहते रहे कि कोई भी आप किसी किस्म का सबूत है या कोई जो न्यूट्रल किसी भी इदारे को आप रख दें, अगर हमारे हाथ साफ हैं तो अब वो क्लियर हो गया दुनिया पे। अब हमारी बात ज़्यादा वाज़ेह तरीके से सुनी जा रही है। और आज जो DGISPR ने पूरे सबूतों के साथ बताया कि इंडिया किस तरह पाकिस्तान पे दहशतगर्दी कर रहा है, जो कुछ हमारे मासूम बच्चों पे बस के ऊपर हमले हो रहे हैं या हमारी जो ट्रेनों पे हमले हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो ये और KPK में हो रहा है। तो ये अब दुनिया को इसलिए कि उनको अंदाज़ा हो गया कि ये इस एरिया में न्यूक्लियर का भी इस्तेमाल हो सकता है ना, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन दुनिया को बीच में पड़ना पड़ेगा। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो उनको ये बताया कि हम आपसे बिजनेस नहीं करेंगे, अब क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप हैं बीच में, उन्होंने ये सीज फायर करवाई है ना, तो अब उनको बीच में वो कश्मीर को भी बताया, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो चुका है कि कश्मीर ही सबसे बड़ा यहाँ पे मसला है और पिछले कई 100 सालों से ये मसला हल नहीं हो रहा। तो वो हर सूरत अभी ये नहीं हो सकता जो इंडिया का वन साइडेड प्रोपेगेंडा था और उसमें दुनिया एतबार कर रही थी। आज बड़े एविडेंस दे के DGISPR ने बड़ी क्लियर किया है, और मैं समझता हूँ कि दुनिया अब डिफरेंट स्टाइल से सोचेगी। हमारे जा भी रहे हैं, हमारे डेलीगेशंस भी जा रहे हैं और बड़े इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा एलैबोरेट करेंगे और दुनिया को हमारी बात सुननी पड़ेगी। इस वक्त के हालात वो नहीं हैं जो पहले इंडिया की वन साइडेड प्रोपेगेंडे को दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क उनको शाइनिंग इंडिया कह के उनका तस्लीम कर लेते थे। उनको अंदाज़ा हो गया कि इंडिया हर बात में झूठ बोल रहा है और गलत किस्म की एस्केलेशन उसने की है, बावजूद हमारे रेस्टेन के, हमारे कई बार ये कहने के कि हम चाहते नहीं हैं, हम अपना सिर्फ दफा का इस्तेमाल करेंगे। तो अब उनको दुनिया पूरी को हमें ज़्यादा वेटेज देनी पड़ेगी और दे रहे हैं, ये मैं महसूस कर रहा हूँ।
शेख साहब ये फरमाइए, आप तो ये महसूस कर रहे हैं कि दुनिया पाकिस्तान को ज़्यादा वेटेज देना शुरू हो गई है, लेकिन फितना हिंदुस्तान जो है वो तो उसी तरह से है। अभी आप देखें हुसदार में जिस तरह से बच्चों पे हमला करवाया और जो इस तरह के मामलात हैं, तो इस सारे मामले पे आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, वो इस वक्त तो भारत जो है, इंडिया अपनी खिफत मिटा रहा है, क्योंकि जो कुछ पूरी दुनिया ने ये रिपोर्ट किया है, जिस तरह बताया है, जो 6-0 से हमारी एयरफोर्स ने उनको आउट क्लास किया है, तो वो जो उनका ख्याल देखें 10 गुना उसका डिफेंस बजट है। इंडिया का डिफेंस बजट $85 बिलियन है और हमारा $8.5 बिलियन, 10 गुना बजट है, 12 गुना उसकी इकानमी है। हमारी इकानमी अगर $400 मिलियन की है तो उनकी इकानमी $4.5 ट्रिलियन की है, तो 11 गुना 12 गुना उनकी इकानमी है हमसे। तो आप बताइए, उसके बावजूद वो इस जंग में सबको यहाँ हो गया और उन्होंने ही एस्केलेट किया, शुरू की है, एक बहाना बना के, एक झूठी प्रोपेगेंडा करके। तो दुनिया को अंदाज़ा हो गया है और इस एरिया में कश्मीर एक बॉइलिंग पॉइंट ऐसा है जिसका जब तक उसका हल नहीं निकलता यहाँ पे अमन नहीं आ सकता। और जो कुछ इंडिया कर रहा है, भोंडी हरकतें और ये मासूम बच्चों के ऊपर वार करने का, अब तो क्लियर है, हर एक को अंदाज़ा है इस बात का। और हमारी बात को ज़्यादा, जैसे मैंने आपसे कहा, इवन ये गेम चेंजर था, ये जो कुछ 4 दिन का कन्फ्लिक्ट हुआ, ये गेम चेंजर था। अल्लाह ने पाकिस्तान को बड़ी इज़्ज़त दी और हमें वो जो 1971 का जो था उसका बदला लेने का भी मौका मिला, क्योंकि उन्होंने एस्केलेट किया था। अब वो अभी भी कह रहे हैं कि हम पानी रोक लेंगे। अब दुनिया में कोई पानी ये कोई रोक सकता है? लोअर रिपेरियन दरिया को एक मुल्क में तो नहीं है, कई मुल्कों में एक वो दरिया एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। एक पूरी इंटरनेशनल ये लोअर रिपेरियन के लिए कानून है और ये मुमकिन ही नहीं है कि इंडिया इस किस्म की हरकतें कर सके। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइएगा कि सेक्रेटरी दाखिला जो आगा खुरम है, उन्होंने तो कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो है, नेशनल एक्शन प्लान, उसकी तश्कील 9 कर दी है और प्लान के तमाम अज्जा ऑपरेशनल है। तो ये तश्कील 9 किस तरह की गई है? ये अभी कोई कैबिनेट में तो इसके पे डिस्कस नहीं हुआ। ज़रूर उन्होंने कहा है तो ये एक्शन हो रहा होगा, तश्कील 9 की होगी। अब उसकी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी, रिपोर्ट हो जाएंगी। काफ़ी कुछ हो रहे हैं ना वक्त, तो आप देख रहे हैं कि इकनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे कितने बेहतर हुए हैं। तो IMF से भी बाकायदा बातचीत नए बजट के लिए हो रही है, उसमें ये सारा, और प्लानिंग अगले सालों की हो रही है। हम उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम हमने दिया है, जिसमें अगले सालों के लिए जो हम कह रहे हैं कि हमें जो इकानमी है वो 10 गुना हो जाएगी और उसका हमारी एक्सपोर्ट जो है वो भी कई गुना हो जाएगी। तो ये हम वो सारे प्लान आ रहे हैं, उसकी डिटेल्स आपके पास वाज़ेह है। इंशाल्लाह पाकिस्तान को मैं बड़ा आगे। शेख साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो आइंदा हफ्ते तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के अहम सिफारती दौरों पे जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, इन दौरों में एक मकसद तो इंडिया का असल चेहरा सामने लाना है, तो दूसरा इससे पाकिस्तान को आप क्या समझते हैं फ़ायदा क्या होगा, मुमकिन नताइज इन दौरों के क्या होंगे? देखिए, ये बात सही है। आजकल तो मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का फेडरल मिनिस्टर हूँ। दुनिया की सारी तरजीह इन्वेस्टमेंट पे है। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट हुए हैं अमेरिका में, तो खुद जाके उन्होंने कहा, सऊदी अरेबिया ने उनको इनवाइट किया ना कि आप सऊदी अरेबिया आ जाएं, तो उन्होंने कहा कि पहले आप कमिट करें $1 ट्रिलियन, 1000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करें। वो खुद इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। तो जो भी दौरे कर रहे हैं, इसी तरह कतर ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है, सऊदी अरेबिया ने किया है, UAE ने किया है, जो अमेरिका में वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमारा भी इस वक्त मेन जो गोल है वो है अपने इकनॉमिक प्रायोरिटी, इकनॉमिक बेनिफिट, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट, वो अपने मुल्क की इन्वेस्टमेंट भी, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको भी कन्विंस करना है और बाहर की अपने दोस्त मुल्कों को भी कन्विंस करना है कि पाकिस्तान इस वक्त एक उभरती हुई ऐसी इकनॉमिक और पॉलिटिकल ताकत है। और ये तो खुद बड़े बड़े जरीदे, जो रिनाउंड जरीदे हैं, वो लिख रहे हैं कि जो इस वक्त मिस करेगा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का, लेट
वेट करेगा वो खुद पछताएगा। और ये इस वक्त अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इन्फ्लेशन ज़ीरो हो चुका है और उसके अलावा हमारा अब नेक्स्ट स्टेप है। आज भी शहबाज शरीफ साहब का बयान था कि अब हम ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो कर रहे हैं क्योंकि हमारे इंडिकेटर्स तो बहुत बेहतर हो गए। हमारी रेमिटेंस बढ़ गई है, हमारी आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ गई है, हमारे रिजर्व्स स्टेबल हैं, हमारी करेंसी जो है वो अपने डॉलर के हिसाब के साथ बिल्कुल स्टेबल है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन मार्केट बन गया है। तो इसमें अब सारी दुनिया के लिए अपॉर्चुनिटी है कि एक बहुत बड़ी 5वीं बड़ी आबादी के लिहाज से जो हमारा मुल्क है उसमें डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी है और तमाम दुनिया इस वक्त तवज्जो कर रही है। इससे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पहले वो इंडिया को प्रेफर करते थे। शेख साहब आप क्योंकि इन्वेस्टमेंट बोर्ड के वफाकी वजीर भी हैं, तो ये फरमाइएगा कि वफाकी हुकूमत ने जो 10 जून को बजट पेश करने का ऐलान किया है, तो आप 2 चीज़ें ज़रूर नाज़रीन के लिए हम जानना चाहेंगे आपसे। एक तो ये कि इस नए बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, दूसरा इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में लाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं नए बजट में। सबसे पहले तो आम आदमी को रिलीफ ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का बहुत बड़ा हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। फिर SME जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल की इंडस्ट्री या बिज़नेस है या एग्रीकल्चर है उसको हम कर्ज़े बढ़ा रहे हैं। पहले भी लास्ट बजट में भी दिया था, इसमें भी हम बैंकों को मजबूर करेंगे, उनको कहेंगे कि आप कर्ज़े बढ़ाएं, फ्लोरिश हो ताकि आम बिज़नेस फ्लोरिश हो। और ये इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैंने कहा नई अपॉर्चुनिटीज़ बन गई हैं। जो हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं तो हमारी लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल को भी हम तवज्जो कर रहे हैं कि और बेहतर हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि इवन बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ इसमें सरमायाकारी करने के लिए जो मुख्तलिफ हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उसमें इन पर्टिकुलर जो बलूचिस्तान में मादनी वसाइल हैं उनको फ़रोग के लिए, तो ये इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। हर मुल्क वो देखता है जहाँ ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होती है, जहाँ की बॉटम लाइन अच्छी होती है वहाँ से। जी शेख साहब, आप क्योंकि खुद बिजनेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो लोगों का ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टर्स बाहर से आते हैं उनका ये बड़ा एतराज़ होता है कि जी हम आ तो जाते हैं, हुकूमत ऐलान भी कर देती है, लेकिन रेड टेपिज़म जो है ब्यूरोक्रेसी की और जो रुकावटें हैं वो चीज़ों को पूरी तरह से उस पर अमल दरामद नहीं होने देती। तो इस सिलसिले में हुकूमत क्या करने जा रही है? हमारी मिनिस्ट्री ने आसान कारोबार का एक बिल पेश किया जिसमें जितने इदारे हैं, 100 इदारे इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ इजाज़तें देते हैं और वो परमिट देते हैं और मुख्तलिफ उनको रिस्ट्रिक्शंस होती है, पाबंदियाँ होती हैं, उन सब इदारों को हम रैशनलाइज कर रहे हैं। हमने बिल पेश किया है। हम 1 विंडो पॉलिसी जल्द से जल्द आप देखेंगे बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि जो पाकिस्तानी या बाहर का इन्वेस्टर जो है उसको कॉन्फिडेंस आए। बहुत शुक्रिया शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने कैसर अहमद शेख साहब की गुफ्तगू सुनी। अब वक्त ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद हसन अरबी साहब जो कि माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाक भारत कशीदगी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में जिस तरह से इंडिया इन्वॉल्व है और जिस तरह से DGISPR और सेक्रेटरी दाखिला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 साल के ऐसे सबूत पेश किए कि किस तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी पाकिस्तान में करवाई जा रही है, इस हवाले से आलमी सतह पे क्या वाकई ही दुनिया ख़ास तौर पे वेस्ट कुछ सोचने पे मजबूर होगा या नहीं, और पाकिस्तान को इस माज पे क्या कामयाबी हो सकती है। हमने दावत दी है प्रोग्राम में जनाब अहमद हसन अल अरबी साहब को जो कि दफाई तज़िया कार भी हैं, बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर भी हैं। थैंक यू वेरी मच अहमद हसन साहब। सर यहीं से शुरू कर देते हैं कि DGISPR और सेक्रेटरी दाखिला ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब तो सबूतों के साथ सारी चीज़ें दुनिया के सामने रख दी। जी बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पूरी दुनिया के सामने इंडिया का जो टेरर फैक्ट्री है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेरर फैक्ट्री भारत में है। पूरी दुनिया में भारत वो वाहिद मुल्क है जो दहशतगर्दी को अपना फॉरेन पॉलिसी का टूल और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को उसका एक वेपन बना के इस्तेमाल करता है।
भारत ना सिर्फ पाकिस्तान में, भारत पूरे खित्ते के अंदर दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है। आपने देखा, अभी से नहीं, आप अगर पीछे चले जाएं तो तामिल टाइगर्स जो थे, जो इस रीजन के अंदर पहले खुदकुश बमबार थे, वो भी भारत ने बनाए और ये खुद एक्नॉलेज करते हैं कि हमने बनाए। ये वो चीज़ें नहीं है जो हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनके अपने पॉलिटिशियंस खुद कहते हैं हाँ जी हमने बनाए थे तामिल टाइगर्स, हमने यहाँ पे ट्रेन किए थे, और बड़े फख्र से बताते हैं। फिर उसके बाद मुक्ति बाहिनी, जिसने लाखों लोगों को ज़िबा किया और कत्लेआम किया, जो बांग्लादेश बना उस सारे चक्कर में, और फिर जिस तरीके से उन्होंने रेप की, यानी वो सारे के सारे जो मुक्ति बानी थे, वो तो मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से कहा कि मुक्ति युद्धों के साथ तो हम खुद लड़ रहे थे और हम उन्हें ट्रेन कर रहे थे। और फिर उसके बाद इंडिया का करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित कुमार डोवल अपने मुंह से कहता है कि हम टीटीपी और बीएलए को सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। सो ये सारी बैंड टेररिस्ट आउटफिट्स को इस खत्ते के अंदर डिस्टेबलाइज इस खत्ते को करने के लिए भारत काम कर रहा है, और पूरी दुनिया को ये चीख चीख कर पाकिस्तान में के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं दहशतगर्दी का। उसकी वजह यह है कि इनका फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है कि हमने शोर मचाते रहना है पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि हमारी ये जो दहशतगर्दी है ये छुपी रहे, दुनिया इसकी तरफ ना आए। सो वो जो प्रोपेगेंडा है उसको बस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि इस तरह सबूतों के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखा जाए कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। और अभी वो अगर पाकिस्तान की आप बात ना भी करें तो पूरी दुनिया में अभी हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर पे आपने देखा क्या हुआ कि 5 दुनिया के बड़े ममालिक, जिसमें अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल था, जिसको 5 आई अलायंस कहते हैं, उन्होंने क्लियरली ये कहा कि इस हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के पीछे इंडिया का ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है, और अमित शाह जो कि सिटिंग मिनिस्टर है इंडिया का, वो इसको मॉनिटर कर रहा था और कैरी आउट कर रहा था। सो इससे बड़े सबूत और क्या हो सकते हैं पूरी दुनिया के लिए। अच्छा अहमद साहब, ये फरमाइएगा कि हज़ार में बस पर जो हमला करना है, आप नहीं समझते कि रवायती जंग में हारने के बाद इंडिया जो है फिर भी उसको अकल नहीं आई और उसने अपने जो दहशतगर्दी वाले हथकंडे हैं उनको मज़ीद तेज़ कर दिया? देखिए, आप इसको अगर इस तरह से देखें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा कि इंडिया ने इस वक्त जंग की हर टाइप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की हुई है। वो रवायती जंग भी कर रहा है, वो गैर रवायती जंग भी कर रहा है। रवायती जंग में उसके दांत टूटे बहुत बुरी तरह, अब वो दूसरे फेज की तैयारी में लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये जो गुजदार में हुआ है ये ऑपरेशन सिंदूर का ही हिस्सा है। जो मासूम बच्चों को वहां पे ज़िबा किया गया है वो ऑपरेशन सिंदूर का ही हिस्सा है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि मूवी अभी जो ट्रेलर है और मूवी अभी बाकी है, आप देख सकते हैं कि वो दे आर इचिंग फॉर अनदर मिस एडवेंचर, एक और मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहे हैं। उनकी फॉर्मेशन इस बात का सबूत है, वो जिस तरीके से उनका रेटोरिक है, जो सियासी बयानियां है, वो भी इस बात का सबूत है। मोदी के ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो भी इस बात का सबूत है। जिस तरीके से वेस्टर्न जो वॉर इंडस्ट्री और वॉर मशीन्स हैं वहां से इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि कुछ तो करो पाकिस्तान के खिलाफ। हमारी पूरे वेस्ट की जो वॉर इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन के ऊपर चली गई। चाइनीज वॉर इंडस्ट्री के शेयर्स की कीमतें ज़्यादा हो रही हैं। पूरी दुनिया में भी इंडोनेशिया ने राफेल लेने थे फ्रांस से, उन्होंने उस डील को पोस्टपोन कर दिया। तो वेस्ट की तरफ से भी इंडिया पे प्रेशर है कि आप पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ तो हमारी रिस्पेक्ट बचाएं। सो वो मिस एडवेंचर जो इंडिया प्लान कर रहा है अगले आने वाले 5-10 दिनों में, मोस्ट प्रॉब्ली अगर इतने ईद उल अजहा से पहले इंडिया नहीं करता, इट वुड बी अ मिरेकल। तो उस मिस एडवेंचर से पहले ये जो खुजदार में और केपीके में अगर कोई दहशतगर्दी के वाकयात ये करवा रहे हैं तो ये इस वजह से करवा रहे हैं कि पाकिस्तान की अटेंशन बॉर्डर से हटा के इधर मरकूज की जाए, ताकि वो बॉर्डर के ऊपर जो उन्होंने मिस एडवेंचर करना है उसकी राह हमवार हो सके। तो इसको इस तरीके से हमें देखना चाहिए। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द बिगर वॉर। अच्छा अहमद भाई, ये फरमाइएगा कि अगर हम देखें कि पाक भारत जंगबंदी तो हो गई, सीज़ फायर हो गई, लेकिन सिंतास मुआदे को लेके मोदी की तान अभी तक वही है। वो उस पानी के हवाले से वो वही दावे कर रहे हैं। इस सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? जी देखें, उसका आपको पता होना चाहिए, हमें इस बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसने जो आप पाकिस्तान के पिछले आप आर्मी ऑफिसर्स की जिन्होंने 65 की वॉर लड़ी, 71 की लड़ी, जिन्होंने दीगर जो स्कर्मिशेस होती रही हैं हमारी तारीख में, आप उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ें। सिर्फ इंडिया की सीज फायर आप गूगल पे लिखें और आप उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ें, इंडिया की सीज फायर को लेकर वो क्या कहते रहे। आप जनरल ज़िया की स्टेटमेंट थी और बड़ी पोटेंट है आजकल के मामले पे। उन्होंने कहा कि इंडिया
पाकिस्तान के खिलाफ जो सीज़फायर होता है वो ब्रीदर्स होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते, और इंडिया हमेशा रीग्रुप, रीऑर्गेनाइज और रीस्ट्रेटेजाइज करने के लिए इन सीज़फायर्स को इस्तेमाल करता है। एक और पाकिस्तान के एक्स आर्मी के सीनियर जनरल हैं जो इंडिया के खिलाफ एक ऑपरेशन मॉनिटर, जंग मॉनिटर कर रहे थे सारी, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि इंडिया के जो ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो सीज फायर्स हैं, वो उन ऑपरेशंस में इस्तेमाल करता है सीज फायर को पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज खोलने के लिए। कि आप सिंध मुआहदे को अगर आप देखें तो ये जो सीज फायर हुआ है, अगर इंडिया वाकई में सीज फायर के लिए सीरियस होता और ये रीग्रुप और रीऑर्गेनाइज और री अटैक करने के लिए इस्तेमाल ना करता इस सीज फायर को, तो वो सिंध तास मुआहदे के ऊपर सीरियसली बात करता, क्योंकि पाकिस्तान का नैरेटिव बहुत क्लियर है कि अगर आप पानी को बंद करोगे, उल्टे सारा कुछ जो शुरू ऑपरेशन बयान मरसूस, मार्का हक, ये सब कुछ शुरू ही इसी वजह से हुआ था ना कि हमारा पानी बंद हुआ है। और आज भी हम इस बात के ऊपर खड़े हैं कि अगर आप हमारा पानी बंद करोगे तो हम आपका सांस बंद करेंगे। तो इंडिया ने मिन्नतें तो की अमेरिका की और टर्की की और यूएई की कि आप सीज फायर करवाएं, लेकिन उसके बाद वाजे हो गया आपको कि उसकी नीयत ही नहीं थी सीज फायर करने की, क्योंकि वो जो वजह है वो रूट कॉज के ऊपर बात ही नहीं करना चाह रहा। सो दिस शोज कि इंडिया की नीयत क्या थी सीज फायर की। जब तक पानी के इशू के ऊपर बात क्लियर नहीं होगी तब तक कोई सीज फायर ज्यादा देर स्टैंड नहीं कर सकता पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, अच्छा दोनों मुल्कों के साथ। अहमद हसन साहब ये फरमाइएगा कि दफ्तर खारजा ने तो नरेंद्र मोदी के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए ये कह दिया कि मोदी के बयानात ना सिर्फ इलाकाई कशीदगी को हवा देने के मुतरादिफ हैं बल्कि बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी हैं। चले ये मान लिया ऐसा ही है, तो बैनुल अक़वामी खिलाफ वर्जियाँ अगर ये हैं तो फिर ये फरमाइएगा कि फिर आलमी ताकतें और वो ममालिक ख़ास तौर पे अमेरिका जो सीज़ फायर के लिए तो आगे आ गया था, इसमें वो इंडिया को क्यों मजबूर नहीं करते? देखें इसमें गाज़ा के अंदर एक जेनोसाइड हो रहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं इसको रुकना चाहिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है रुकना चाहिए, कनेडियन प्रेसिडेंट कह रहा है रुकना चाहिए, दुनिया के और ममालिक के जो वज़रा हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं वो कह रहे हैं गाज़ा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड जानी चाहिए, पानी जाना चाहिए, एटलीस्ट खुराक जानी चाहिए। लेकिन क्या जा रही है? नहीं जा रही। क्या जंग रुक रही है गाज़ा में? नहीं रुक रही, 2 साल से कंटिन्यूड है। बात यह है कि आपको किसी को, वो कहते हैं देयर इज़ नो पीस विदाउट वॉर। जंग के बगैर अमन नहीं हो सकता। अमन लाने के लिए आपको तलवार उठानी पड़ती है, आपको फोर्स करना पड़ता है किसी मुल्क को। आप इंडिया की ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने हैं, कोई नई तो नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर इंडिया दहशतगर्दी करवाता रहे, बात कोई नई तो नहीं है। लेकिन बात यह है कि इंडिया की दहशतगर्दी जब तक किसी और मुल्क के इंटरेस्ट को डैमेज नहीं कर रही तब तक वो इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे। आपने देखा कि अगर यही सारी सीज फायर जो है, अगर 10 मई को पाकिस्तान, खुदा न खास्ता जिस तरीके से पाकिस्तान इनको मार रहा था, उसकी बजाय अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स कर रहा होता तो क्या अमेरिका ने इसी तरीके से पुश करना था सीज फायर को? उसने तो कहना तो 2-4 दिन और लगाओ, तसल्ली से पाकिस्तान को आप नुकसान पहुंचाए। सो बात यह है कि आपको मजबूर करना पड़ता है ममालिक को कि वो आपको, जिस तरह आपने अमेरिका ने कोई इंसानियत के बलबूते के ऊपर और आपकी उसका कॉन्शेंस जाग गया तो इस वजह से तो उसने ये जंग नहीं रुकवाई, आपने मजबूर किया अमेरिका को कि वो आपको सीरियस ले। उसी तरह हमें दुनिया को मजबूर करने की जरूरत है कि वो इंडिया की दहशतगर्दी को जो पाकिस्तान में भेज रहे हैं उसको भी सीरियस ले। आपको स्टेक्स को थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, अदरवाइज नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस में यू डोंट गेट व्हाट यू डिजर्व। अहमद हसन साहब, अहमद हसन साहब आपने जो कहा बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बात यह है, यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि वैसे तो अमरीकी जो खारजा अमूर की तर्जमान हैं टीमी बरूस, वो भी कहती हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरीना तनाज़ात हल होने का इम्कान फिर से पैदा हुआ है। अमरीका भी मान रहा है, वेस्ट भी बातों में तो मान रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्या ऐसे इकदाम करे कि पूरी दुनिया मजबूर हो जाए इंडिया को इस बात पर राज़ी करने के लिए? देखिए, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, आपने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर अगर अटैक हुआ तो हम इंडिया के ऊपर एक डिस्प्रपोर्शनेट अटैक करेंगे और हम इंडिया की कमर तोड़ेंगे। आपने वो रिजॉल्व शो किया, आपने कमर तोड़ के दिखाई। 10-12 साल से आप इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं, हुकूमतें हमारी क्या और मुज़ाकरात करें, ये जंग की बात छोड़ो, अमन की बात करते हैं, टेबल के ऊपर। और वो कहता था मैं टेबल पे आऊँगा ही नहीं। आपने 10 साल की आपकी कोशिश, एक तरफ
एक दिन में आपने जो इंडिया के दांत तोड़े, वो एक तरफ वो घुटनों के बल अब टेबल के ऊपर आ रहा है निगोशिएट करने के लिए। तो उसी तरह आप पिछले 10-15 साल 20 साल से कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भेज रहा है। इंडिया अगर पहलगाम का ड्रामा करके पाकिस्तान के ऊपर एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, तो हमें भी इंडिया को उसी लैंग्वेज में जवाब देने की जरूरत है। हमें जो जिस तरीके से जो जुबान वो समझते हैं, अगर वो पाकिस्तान के अंदर दहशत, अगर वो कहता है कि हम बलूचिस्तान को तोड़ेंगे, हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि मेनलैंड पाकिस्तान के बारे में इंडिया कह रहा है कि वो उसको तोड़ेगा और वहां पे दहशतगर्दी भी भेज रहा है और दहशतगर्दों को पुष्टपनाही भी दे रहा है और दहशतगर्द दिल्ली में बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर हमले करवा रहे हैं। तो हमें भी दुनिया को एक क्लियर मैसेज देना है कि ये हमारी बका की जंग है, बलूचिस्तान हमारा इंटीग्रल पार्ट है। अगर आप लोग चुप रहोगे, आप इंडिया को नहीं रोकोगे, फिर हम इंडिया के साथ वो करेंगे जो वो बलूचिस्तान में कर रहे हैं, और कश्मीर में नहीं करेंगे, हम पंजाब में करेंगे, हम मणिपुर में करेंगे। तो आपको ये लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट करनी है। पूरी दुनिया ये लैंग्वेज सुन रही है, चाइना भी ये लैंग्वेज बोल रहा है, रशिया भी ये लैंग्वेज बोल रहा है, टर्की भी ये लैंग्वेज बोल रहा है, इसराइल भी ये लैंग्वेज बोल रहा है। दुनिया का हर वो मुल्क जो इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है इस वक्त ग्लोबल स्टेज पे, वो यही लैंग्वेज बोल रहा है। जब तक आप ये लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, दुनिया आपको सीरियसली, एक दफा आप ये जुबान बोलना शुरू कर दें, आप रिजॉल्व शो कर दें, इंडिया घुटनों के बल दोबारा जाएगा अमेरिका के पास, इंडिया दोबारा जाएगा टर्की के पास, यूएई के पास, कि पाकिस्तान से कहें कि हमें माफ कर दे, हम टेबल के ऊपर बैठ के बात करते हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने गुज़श्ता रोज़ सीनियर साफियों के साथ जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि मीडिया हमारा पिलर है और उसने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी, और मीडिया की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये तो वैसे तो बड़ा खुश आइंदा है, लेकिन क्या वो मीडिया के मसाइल के हल के लिए भी कोई कोशिश करेंगे? देखिए, इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट में अभी मुझे एग्जैक्टली मैं मीडिया फिटर्निटी से नहीं हूं, तो मुझे मीडिया के मसाइल का भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो इंडिया वाला कॉन्टेक्स्ट है उसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की उन्होंने ज़रूर तारीफ़ की होगी, और वो पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के पॉलिसी सर्कल्स में उसकी एक्नॉलेजमेंट है, और उसको वो उसकी ग्रेविटी का, मैग्नीट्यूड का, इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा है, और इससे बहुत हौसला मिला होगा मीडिया के लोगों को। बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल अरबी साहब। नाज़रीन, तो अब ब्रेक से जब वापस आएंगे तो थोड़ी सी मुल्क की सियासत पे बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई के सीनियर रहनुमा जनाब अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर आला हैं केपी के, उन्होंने एक बार फिर दावा किया है कि इमरान खान साहब ने एहतजाजी तहरीक की ज़िम्मेदारी उन्हें दे दी है। क्या इस दफ़ा तहरीक कामयाब हो पाएगी? तहरीक इंसाफ इस दफ़ा क्या लाहा अमल अपनाएगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए ख़ास तौर पे आज हमने दावत दी है अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब को, जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं। थैंक यू वेरी मच नियाज़ी साहब। ये फरमाइएगा कि यहीं से शुरू कर लेते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब को ये जो ज़िम्मेदारी मिली है, तो क्या वो बानी को रिहा कराने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए इमरान साहब, इसमें पहले जो चीज़ देखने वाली है वो ये है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी है, वो जिस तरह गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से तमाशा लगा, लोगों को अगवा किया गया, मैंने इसको वो पास कराई गई, खैर वो हो गई पास। उसके बाद से जो जुडिशरी है उससे तो सिर्फ यही लग रहा है कि हर चीज़ में जवाब ही है। जो लीगल चैनल्स हैं, हम जो पिटिशन फाइल करती है वो लगती नहीं है, अगर लग भी जाती है उसमें तारीख पड़ती है तो अगली तारीख नहीं मिलती, फिर एहतजाज करना पड़ता है तारीख लेने के लिए, चलो केस लग भी जाए तो उसमें कोई सुनवाई नहीं होती। और बिल्कुल जी, जुडिशरी जजेस का रवैया भी ऐसे ही नजर आ रहा है कि शायद वो उन्होंने मान लिया है कि वो जो हुकूमत वक्त है, जो एग्जीक्यूटिव है, इलाही लेजिस्लेचर है, जो जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इदारा था, वो उसके ताबे हो गई है, अब वो इंडिपेंडेंट फैसला नहीं कर सकती। तो इस वजह से खान साहब देखिए जेल में इसी वजह से हैं, क्योंकि इस मुल्क में जुडिशरी जो है उसके अंदर इंटरफेरेंस है, और वो इंटरफेरेंस जब तक नहीं रुकेगी और जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो खान साहब कानूनी लीगल चैनल से तो मुझे बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बनती है, वो होती है पॉलिटिकल स्ट्रगल। उसके अंदर लोगों को मोबिलाइज करना, डेमोन्स्ट्रेशंस करना, प्रोटेस्ट करना, अपना बयानिया जो है वो आवाम तक पहुंचाना, इंटरनेशनल वर्ल्ड तक पहुंचाना, वो ही आपके पास ऑप्शन रह जाती है। हम खैर लीगल चैनल फिर भी एक्सरसाइज करेंगे। खान साहब खुद कहते हैं जंग कभी छोड़ते नहीं, हमेशा लड़ते हैं, वो हम लड़ेंगे,
लेकिन उम्मीद हमें इस आवाम से है, इस जो सियासी जो जद्दोजहद है उससे हमें उम्मीद है, और हमें उम्मीद है कि अब जो है वो आवाम जो है वो अपने हक के लिए, सिर्फ खान साहब का इशू नहीं है, ये हम सब के पास बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है, जमहूरियत की बात है, फस्तायत के खिलाफ लड़ने की बात है, बुनियादी हुकूक की बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है। तो अमीन साहब जी लीड करेंगे, खाली वो नहीं है, सब लीड करेंगे, सबको करना पड़ेगा, ये एक बंदे की बस की बात नहीं है, इस अवाम ने भी लड़ना है, इस अवाम ने भी बाहर आना है और साथ लीडरशिप ने भी बाहर आना है। अच्छा न्याज़ी साहब, ये फरमाइएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी कहा है कि अगर खान साहब से मुलाकात ना करवाई गई तो IMF के मुज़ाकरात के लिए जो शराइत हैं वो भी नहीं तस्लीम करेंगे। तो ये सारा जो मामला है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या इतने अहम और जो नवीयत के मामलात हैं उनको सियासत से जोड़ना क्या अच्छी बात है? देखें, सियासत से तो इस वक्त खान साहब की जो कैद है सबसे ज्यादा तो सियासत से वो जुड़ी है, और हमारी नजर में इस मुल्क का जो असली जमहूरी लीडर है, जिसको 2/3 मेजॉरिटी मिली है, उसका मैंडेट छीना गया, वो इमरान खान है। अगर उसको आप नाहक कैद करेंगे तो वो मेरे ख्याल से बड़ा सीरियस मसला है, वो मुल्क का भी नुकसान है, जमहूरियत का भी नुकसान है। और अगर आप उसकी एक्सेस रोकेंगे, हमें मिलने नहीं देंगे, एक सूबा है जिसमें हमारी हुकूमत है, असल में तो हमारी हर जगह हुकूमत थी, लेकिन अभी इस वक्त प्रेजेंट में फॉर्म 47 के तहत भी हमारी हुकूमत है, वो सूबा चलना है, उसमें गाइडेंस चाहिए, पार्टी चलनी है, उसमें गाइडेंस चाहिए, चीफ मिनिस्टर को गाइडेंस चाहिए। अगर आप नहीं मिलने देंगे एक चीफ मिनिस्टर को, तो इससे बड़ा आइन कहाँ मुअत्तल होगा, इससे बड़ा रियासत के साथ इससे बड़ी गद्दारी कहाँ होगी कि एक चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन को नहीं मिल सकता, कोर्ट के ऑर्डर के होने के बावजूद। अच्छा अबूजर साहब, एक कहता है प्रेजेंट रूल्स भी कहते हैं, कोर्ट का ऑर्डर भी कहता है मिलाएं, लेकिन नहीं मिलने दिया जाता, तो जाहिर बात है जब आप आइन कानून की परवाह नहीं करेंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाएंगे? अच्छा कोर्ट की बात नहीं मानते तो हमने फिर वही बात करनी है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे और हमारी बात जेन्युइन है, रीजनेबल है, आपकी बात गलत है। अबूजर साहब ये फरमाइएगा कि PTI एक तरफ मुज़ाकरात की बात करती है, दूसरी तरफ एहतजाजी तहरीक चलाने की बात करती है, तो PTI असल में चाहती क्या है, एहतजाज या मुज़ाकरात? देखें, एहतजाज हमारा आईनी हक है, ये कोई हमारे ऊपर नेमत नहीं इन्होंने देनी, हमें ग्रांट करनी अगर हम एहतजाज करते हैं। मेरे मुल्क का आइन आर्टिकल 16, 17, आर्टिकल 19 मुझे एहतजाज करने का हक देता है, किसी पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल होने का हक देता है, और मुझे बोलने का हक देता है। अगर कहीं नाइंसाफी होगी, इनजस्टिस होगा, लोगों को बताना है, लोगों को मोबिलाइज करना है, तो मेरी जुबान है और मेरी अपना जिस्म है जिसमें मैं एहतजाज भी कर सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ। हमें क्यों रोका जाएगा एहतजाज करने से? जहां तक बातचीत है, देखें खान साहब इज वेरी क्लियर, कल उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गई कि बहुत कमेटीज बन गई, बहुत बातचीत हो चुकी, अब जिसको नेगोशिएशंस करनी है वो मेरे साथ बात करेगा, और खान साहब अब खुद बात करेंगे। और बात सिर्फ क्या करनी है वो उसमें भी क्लियर है, जुडिशरी को आजादाना फैसले करने दें, पार्लियामेंट को आजाद करें, एग्जीक्यूटिव को आजाद करें, ताकि पावर है और अब्यूज ऑफ जुडिशियल प्रोसेस है उसको रोका जाए, ताकि खान साहब बाहर आए। और हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ है, 6 महीने में फैसला होता है इलेक्शन एक्ट के तहत, एक इलेक्शन पिटीशन का 1 साल होने वाला है, अभी तक प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे हैं हमारे केसेस, तो ये मैंडेट कैसे वापस आएगा? अच्छा न्याज़ी साहब ये फरमाइएगा कि ये जो इतलात हैं कि रात गए बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने बानी PTI इमरान खान साहब से डियाला जेल में मुलाकात की और हुकूमत के साथ मुमकिन मुज़ाकरात पे तफसीली गपशप हुई, इस हवाले से आपके पास क्या इतलात है? देखिए, मुझे इमरान साहब इस मुलाकात के बारे में कुछ मालूम नहीं कि उनको मिलने दिया गया, कितनी देर वो मिले, मुझे इस चीज़ की कोई बात नहीं है। ना हमारी पार्टी में कोई ऐसी डिस्कशन हुई है कि वो मिलने जा रहे हैं, ना कोर कमेटी में, ना पॉलिटिकल कमेटी में, ना स्ट्रेटजी कमेटी में कि वो मुलाकात कर रहे हैं। मुझे इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता कन्विक्शन के साथ कि वो क्या बात उन्होंने की है। अगर पता होता तो मैं ज़रूर आपको बता देता। अच्छा सर, शेर अफजल मरवत का कहना है कि पार्टी की जो क़यादत है वो बुज़दिल लोगों के हाथ में देने की वजह से तमाम एहतजाज नाकाम हुए हैं, क्या आप भी ऐसा समझते हैं? देखिए, शेर अफजल साहब अब पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो पार्टी के अफेयर्स पे कमेंट नहीं करें तो बेहतर होगा। इमरान खान साहब भी कह चुके हैं वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। जहां तक क़यादत की बात है, क़यादत की वही है जिसने
50-50, 60-60 FIR फेस की हैं, जेल फेस की है, इस मुल्क में फस्तायत से लड़ रही है, हर तरह का फस्तायत बर्दाश्त की है, जुल्म बर्दाश्त की है। तो ये कहना कि जी डरपोक है, ये मेरे ख्याल से नाइंसाफी की बात है। कोई गलती हो जाती है, कमियां कुताहियां शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई बुज़दिल है। सब अपने तरीके से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खान साहब की रिहाई के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जरूर कुछ गलती हो ही होगी, कमी भी रह गई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई बुज़दिल है, कोई कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई डरा हुआ है। पार्टी है, सब उसका अहम जुज है, सबसे मिलकर पार्टी बनती है और खान साहब उसको लीड कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं शेर अफजल साहब की बात को इतना सीरियस नहीं ले रहा। अच्छा न्याज़ी साहब, ये फरमाइएगा कि खान साहब मुसलसल पॉलीग्राफिक टेस्ट से इनकार क्यों कर रहे हैं? इस इनकार की वजह क्या है? जी बिल्कुल, मैं चाह रहा था आप मेरे से ये सवाल पूछे, मुझे जरा टाइम दीजिएगा। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कानूनी पोजीशन क्या है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अमजद रफीक की जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है हमारे, और पूरी दुनिया की जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है पॉलीग्राफिक टेस्ट पे, वो ये कहती है कि किसी भी अक्यूज की मर्जी के बगैर जो है उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं लिया जा सकता। ये साथ साथ हमारे मुल्क का जो आइन का आर्टिकल 13 है, 13(2), जिसको हम प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ रिकमेंडेशन कहते हैं, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपनी खिलाफ गवाही दे। पहली बात तो ये हो गई। लेकिन चले, अगर इनको लेना भी है पॉलीग्राफिक टेस्ट, उसका कोई तरीका होता है, कोई कानूनी उसके रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ऐसे नहीं है कि आपका दिल करे आप सुबह कोर्ट में एप्लीकेशन दें और उसमें कोई बहस भी ना हो और आप वहां से ऑर्डर लेके आ जाएगी कि हम आपका पॉलीग्राफिक टेस्ट ले रहे हैं। अगर आपको पॉलीग्राफिक टेस्ट लेना है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल जो सेफ गार्ड्स हैं उनको फॉलो करना है, और जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी एक्सपर्ट होना चाहिए जो उसको देखे, उसको परखे, उसके बाद मैजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करे। और वो जो शख्स पॉलीग्राफिक मशीन यूज कर रहा है, क्या उसके पास कोई क्वालिफिकेशन है? नहीं। ये तो यहाँ पे पुलिस वाले ASI के हाथ दे देते हैं मशीन, वो उसका क्या बेड़ा गर्क करेगा। और ये देखें, इस चीज से मेरी बात फर्दर आपको समझ आएगी। ये वही रियासत है जिन्होंने खान साहब के खून के नमूनों के टेस्ट जो है उसमें रद्दोबदल किया, ये एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि इसमें जो है वो ममनुआ अद्वियात है उनके खून के अंदर। ये इस लेवल पे ये गिरी है, इस लेवल पे इन्होंने टेस्ट के रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया है। तो हम तो इनको ट्रस्ट नहीं करते। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसी वजह से टेस्ट करवाने से मना कर दिया था। इन्होंने टेस्ट के दौरान ही उसमें जो मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दी थी, वो उठ के चले गए, तो उन्होंने टेस्ट नहीं कराया। तो खान साहब इस सेटअप के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत इनके साथ बिल्कुल पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं कराएंगे। अगर कराना है टेस्ट, मैं बड़ा अच्छा आपको तरीका बताता हूँ। फिर सबको बुलाएं, जरा पूछें नवाज शरीफ साहब से कि क्या वो फॉर्म 45 पे जीते हैं इलेक्शन यास्मीन राशिद साहिबा से। अतातार साहब से पूछें क्या वो इलेक्शन जीते हैं, जहीर अब्बास खोकर से पूछें, ख्वाजा आसिफ से, रिहाना डार जीते थे, और करें इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट। पता लग जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। ये सिर्फ ड्रामा है। 2 साल हो गए, 9 महीने खान साहब के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिली। अच्छा क्या एविडेंस है जी? पर्दे के पीछे छुपाई सुन रहा था, खान साहब ये बोल रहे थे, एविडेंस कहाँ है? एविडेंस बनाना चाहते हैं ये झूठे पॉलीग्राफिक टेस्ट। न्याज़ी साहब, जरा जल्दी से ये बता दें कि अलीमा खान साहिबा ने बैरिस्टर गौहर साहब पे भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, तो आप इस तब्दीली को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं इस पोजीशन में तो नहीं हूं मैं किसी के ऊपर अदम इत्मीनान का जाहिर करूं, लेकिन बिल्कुल एक चीज, खान साहब इस चीज पे खुश नहीं है कि हम कोई बयान दें मुक्तदर हलकों को, तो क्रिटिसिज्म हमें करना चाहिए और बिल्कुल उस पर आवाज उठानी चाहिए। वो जो अच्छा काम करेंगे उस पर तारीफ करें, जो आइन कानून का काम है। असूल, प्रिंसिपल, कानून, आइन के लिए बात करेंगे, जमहूरियत के लिए बात करेंगे। बिल्कुल मेरे ख्याल से इस हद तक अलीमा साहिबा की बात ठीक है, और खान साहब का ये व्यू पॉइंट और मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत शुक्रिया अबू सलमान न्याज़ी साहब। नाज़रीन, न्याज़ी साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि बैरिस्टर गौहर के हवाले से अलीमा खान साहबा का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है और उनका अपना भी यही मौक़िफ़ है। आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।